विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 के जो राजनीतिक विज्ञान विषय है इसका दूसरा टॉपिक है शक्ति, सत्ता और वैधता को पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व में हमने शक्ति की अवधारणा को पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे शक्ति का बल और प्रभाव। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि शक्ति का मतलब क्या है। देखिएगा, शक्ति जो है वास्तविकता में देखा जाए तो शक्ति एक तरीके से प्रचंड बल होती है। प्रचंड बल का मतलब आपके अंदर ताकत है लेकिन वो छिपी हुई है। जब आप इसको प्रदर्शित करेंगे, जब आप इसको दिखाएंगे तो ये शक्ति किस में कन्वर्ट हो जाती है? बल में कन्वर्ट हो जाती है। बल का मतलब होता है जो प्रकट शक्ति है, शक्ति का प्रकटीकरण। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, शक्ति का प्रकटीकरण। जैसे मान लीजिए एक अध्यापक है, वो एक बालक को बाहर निकालता है, शैतानी कर रहा है और उस बालक को बाहर निकाल देता है कक्षा से। तो जो कक्षा से बाहर निकालने का उसके पास ताकत है, जो शक्ति है, वो उसका प्रचंड बल है। लेकिन उसको उसकी जो क्रियान्विति है, जो उसने किया है, वो शक्ति की जो शक्ति का प्रकटीकरण है वो उसका बल कहलाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, शक्ति और बल जो है वो एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में कुछ अंतर होता है। तो प्रश्न आता है शक्ति और बल में अंतर क्या है? तो शक्ति और बल के अंतर की बात करें, शक्ति और बल के अंतर की बात करें तो देखिएगा कि शक्ति जो होती है वो छिपा हुआ बल होता है, प्रचंड बल। शक्ति प्रचंड बल है और बल क्या है? वो शक्ति का प्रकटीकरण है, शक्ति का प्रकट होना बल है। जैसे एक उदाहरण इसमें आगे दिया जाएगा, शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं, जबकि शक्ति जब शक्ति व बल में अंतर किया जाता है तो शक्ति अप्रकट होती है, शक्ति दिखाई नहीं देती, और बल जो होता है वो प्रकट रूप में होता है। जब शक्ति व प्रभाव में अंतर किया जाता है तो प्रभाव जो है वो अप्रकट होता है, प्रभाव दिखाई नहीं देता, जबकि शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है। एक उदाहरण के रूप में देखिएगा, पुलिस जो है, उस पुलिस के पास अपराधी के लिए आर्थिक से लेकर के शारीरिक दंड तक का प्रावधान है, वो उसे दंडित कर सकती है। लेकिन वो प्रावधान उसके पास है तब तक तो शक्ति है, और जब वो उस अपराधी पर उसका प्रभाव दिखाती है तो उसे बल कहते हैं। पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है तो इस आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। और शिक्षक के पास विद्यार्थी को कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित रहती है, और जब वास्तव में ऐसा करता है तो उसे शक्ति बल में बदल जाती है। सामान्यतः कहा जाए तो मैं यूं कहूंगा कि शक्ति तो क्या है? व्यक्ति के अंदर रहने वाला प्रचंड बल है, और बल क्या है? वो शक्ति का प्रकटीकरण। आदमी के पास ताकत है, मेरे को जो है, मेरे से जूनियर जो है उसको डांटने का, उसको कहने का, उसको समझाने का पावर है, वो मेरी शक्ति है। लेकिन मैं उसको जब उपयोग करता हूँ तो वो शक्ति किस में बदल जाती है? बल में। एक उदाहरण पुलिस का दिया, अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है, उसको दंडित कर सकती है, लेकिन जब वास्तव में दंड देती है तो वो बल के रूप में आती है। जैसे शिक्षक होता है, उसको विद्यार्थी को कहने और उसे कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति होती है, लेकिन जब उसकी क्रियान्वित करता है, जो उसको काम को करता है, उसको अमली जामा देता है, उसको प्रोग्रेस में लाता है, तो उसे हम बल के रूप में देखते हैं। आगे देखिएगा, इस तरह शक्ति और प्रभाव भी इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी अनेक समानताएं और असमानताएं होती है। दोनों ही एक दूसरे को सफलता प्रदान करते हैं, दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को। देखिएगा, दोनों एक जैसे ही है। यदि उस दंड का प्रभाव क्या करता है? आपकी शक्ति को उत्पन्न कर देता है, और शक्ति जो होती है वो प्रभाव को उत्पन्न कर देती है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर एक भौतिक बल होता है जिसको आपको दिखाना पड़ता है, और प्रभाव जो होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। मनोविज्ञान के माध्यम से उसके प्रभाव को दिखाया जा सकता है। शक्ति प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। यदि आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो वो
किसी की इच्छा के विपरीत भी इसका प्रयोग कर। शुरू से देखें तो, शुरू से देखें तो कि शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। हम इसको शुरू से देखते हैं कि शक्ति क्या है। किसी को शक्ति क्या होती है, मेरे पास पावर है और अगले को मेरे को पावर दिखाना है, मेरे को शक्ति दिखानी है, तो उसकी इच्छा के मैं आधार नहीं होगा कि उसकी इच्छा नहीं, अभी नहीं दिखाना, नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी वो काम कर सकता है। लेकिन प्रभाव क्या होता है, वो संबंधनात्मक होता है, अपन संबंधों के आधार पर उसके प्रभाव को दिखाया जा सकता है। उसके बाद कहते हैं कि इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है। शक्ति क्या है, प्रजातांत्रिक संबंधों से शुरू नहीं होती है, वह अप्रजातांत्रिक तत्व है। जबकि प्रभाव पूर्णतया प्रजातांत्रिक होता है। जबकि प्रभाव क्या होता है, वो पूर्णतया प्रजातांत्रिक होता है। जबकि प्रभाव, शक्ति कितनी भी अधिक हो उसमें स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। प्रभाव को दिखाने के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, जबकि शक्ति के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे, जबकि महात्मा गांधी क्या थे, अपने प्रभाव का प्रयोग करते थे। तो एक उदाहरण जो है इसमें दिया गया है। एक उदाहरण के रूप में आप देखिएगा कि अंग्रेज जो हैं वो क्या करते थे, भारतीय जनता, अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, अपनी शक्ति के दम पर, अपनी सैनिक शक्ति के दम पर जो अपने आदेश थे, जो भी आदेश थे वो जनता से मनवाने का काम करते थे। जबकि उन्हें आदेशों की अवहेलना महात्मा गांधी अपने भारतीय जनता के प्रभाव के आधार पर, भारतीय जनता पर जो उनका प्रभाव था उसके आधार पर किया करते थे। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं शक्ति के प्रकार, काइंड्स ऑफ शक्ति। यदि शक्ति के प्रकारों की बात करें, शक्ति के रूप की बात करें, तो राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का बहुत ही विस्तृत प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। या यूं कहें कि शक्ति के विविध आयाम, शक्ति के विविध आयामों की बात करें, शक्ति के विचारों की बात करें तो राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति के रूप में इनको लिया जाता है। मूलतः यदि बात आती है कि सभी का एक मत क्या है, एक मत के विचारों की बात करें तो कुछ शक्तियों में एक मत, सारे विचारक जो हैं वो एक मत होते हैं, वो है राजनीतिक शक्ति और कहीं ना कहीं आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। यदि राजनीतिक शक्ति की बात करें तो राजनीतिक शक्ति में क्या होता है कि पद, प्रतिष्ठा, कर, दंड और पुरस्कार आदि का वितरण जो है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है औपचारिक अंगों के द्वारा, और दूसरा किया जाता है अनौपचारिक अंगों के द्वारा। याद रखिएगा, यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो बीच में जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रश्न आ जाता है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहला बिंदु लिखिए राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक शक्ति। यदि राजनीतिक शक्ति को आप डिवाइडेड करेंगे तो आप देखिएगा कि राजनीतिक शक्ति में क्या होता है कि समाज के जो मूल्यवान संसाधन है, समाज की जो मूल्यवान चीजें हैं, जैसे पद हुआ, प्रतिष्ठा हुई, कोई कर, दंड, पुरस्कार, ये सभी चीजें जो हैं वो किस तरीके से वितरण किए जाते हैं। देखिएगा, पद, प्रतिष्ठा, कर, दंड और पुरस्कार, इनका वितरण कैसे होता है? इनका वितरण दो तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है औपचारिक अंग के द्वारा। औपचारिक अंगों की बात करें तो औपचारिक अंगों में आते हैं आपकी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। और अनौपचारिक अंगों की बात करें तो अनौपचारिक अंगों में आता है कि किसी भी व्यापारी का प्रभाव हो सकता है, या किसी भी राजनीतिक दल का दबाव हो सकता है, या कोई दबाव समूह जो होता है वो अनौपचारिक अंग के रूप में आता है। इस तरीके से आप पुस्तक में आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो देखिएगा, हम राजनीतिक शक्तियों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक शक्तियों में जब हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य क्या है, समाज के मूल्यवान जो संसाधन है, जैसे मान लीजिए किसी को पद देना है, कोई पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, या कर हो गया, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूह में आवंटन।
समाज के जो समूह हैं उनमें अपनी योग्यता के आधार पर आवंटन। तो सामान्य राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करते हैं, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक शक्ति में क्या होता है कि पद, प्रतिष्ठा, कर, दंड और पुरस्कारों का आवंटन दो तरीके से किया जाता है कि जब ये व्यवस्था किसी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सरकार के विभिन्न अंग करते हैं। सरकार के विभिन्न अंग करते हैं। कौन कौन से सरकार के अंग? वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इस सरकार के जो विभिन्न अंग है ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो इन्हें कहा जाता है औपचारिक अंग। और इसी में क्या होता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति या दबाव समूह या राजनीतिक दल जो है वो अपने प्रभाव के माध्यम से किसी पद, प्रतिष्ठा और कर, दंड, पुरस्कार का वितरण करते हैं, उसे अनौपचारिक अंग के रूप में जाना जाता है। देखिए सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग करते हैं जिन्हें औपचारिक अंग कहा जाता है। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इन्हें अनौपचारिक अंग कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि अनौपचारिक अंग कैसे करते हैं? तो देखिएगा कि किसी भी जगह कोई भी पर्टिकुलर एरिया जो है उसमें जो प्रतिष्ठित व्यापारी है, जो वहाँ का सबसे धन्यवान व्यक्ति है, धनी है, अच्छा बिजनेसमैन है, वो अपने आइडियाज जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक इकाई है उसके सामने रखता है और उसके आधार पर भी वो कर सकता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण देता हूँ, आपकी जो सीएलसी की बैठकें होती है, उन सीएलसी की बैठकों में जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनको इसलिए रखा जाता है कि वो धनाढ्य वर्ग का है, इसलिए रखा जाता है कोई राजनीतिक दल से संबंध रखता है या और भी कोई भी चीज तरीके से वो उसमें जुड़ा होता है। तो इस तरीके से एक सामान्य उदाहरण दूंगा कि जिसके घर में जिसकी पत्नी जिसकी बात नहीं मानती है वो शहर का जो है सीएलसी का मेंबर होता है, सीएलसी का मेंबर होता है, वो सीएलसी का मेंबर बनकर के गांव की जनता को समझाने का काम करता है, तो वो अनौपचारिक अंगों में आता है। उसके बाद करते हैं हम आर्थिक शक्ति की। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य क्या है जी? आर्थिक शक्ति का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ इकोनॉमिकल कंडीशन की बात, और बिना आर्थिक शक्ति के राजनीतिक शक्ति का कोई प्रावधान नहीं होता। तो यूं कहूं कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देती है। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के संसाधन और धन संपदा पर स्वामित्व। उत्पादन के जो संसाधन है और धन संपदा जो है उस पर स्वामित्व का रहना। आर्थिक शक्ति में अनेक तरह के राजनीतिक शक्ति जो होती है वो आर्थिक शक्ति में राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है, अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा, जो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, वो एक अच्छा नेता भी होगा। क्वालिटी के आधार पर नहीं, क्योंकि चुनाव पैसे के आधार पर होते हैं। तो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लीडर्स जो है उनसे उनका संबंध होता है। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से आपसे संबंध किस तरह के हैं, इसे लेकर के दो विचारधाराएं चली। पहली विचारधारा थी जिसको कहा गया उदारवाद, और दूसरी विचारधारा थी मार्क्सवाद। उदारवाद और मार्क्सवाद की जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम जो है अगला जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम केवल उदारवाद और मार्क्सवाद को पढ़ने नहीं आए हैं, आज हम केवल शक्ति की आर्थिक जो काइंड ऑफ पावर है, शक्ति के प्रभाव जो है, शक्ति के प्रकार जो है उनका अध्ययन करते जा रहे हैं। उदारवाद और मार्क्सवाद ने ही शक्ति की आर्थिक शक्ति का अवलोकन किया। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं। उदारवाद कहता है कि समाज जो है उसमें राजनीतिक शक्ति जो होती है उसको निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं जिनमें आपस में अंतर्निर्भरता रहती है, और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता है। दूसरी ओर ये तो कहा उदारवाद ने, तो प्रश्न आता है कि आर्थिक शक्ति में उदारवाद का विचार क्या है, या आर्थिक शक्ति के संदर्भ में उदारवाद और मार्क्सवाद की विचारधाराओं को लिखिए। तो उदारवाद तो कहता है कि राजनीतिक शक्ति जो होती है उसको निर्धारित करने के लिए समाज में अनेक तत्व होते हैं, केवल
आर्थिक तत्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, आर्थिक तत्व ये निर्धारित नहीं करता। आपस में अंतर निर्भरता भी होती है, एक दूसरे पर निर्भर भी करना चाहिए। कुछ चीजें राजस्थान में होती है, कुछ पंजाब में होती है, तो दोनों में मिलजुल करके ही आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। जबकि मार्क्सवाद का मानना है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति पर नींव पर टिकी है एवं आर्थिक शक्ति ही समाज की राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यद्यपि पूर्व में जो सोवियत संघ है जैसे जो साम्यवादी विचारधारा के राज्य हैं उनमें निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व पर रोक है और भारत में भी संपत्ति के अधिकार को रोक लगाई गई। निजी संपत्ति उत्पादन में स्वामित्व पर रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, जिसे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की धारणा सत्य नहीं है। हम अगले वीडियो में अगली शक्ति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।